मेरा गोल एम्स राजकोट था। ठीक है। जब मैं बाहर आया तो मुझे ऐसा लगता था कि एम्स राजकोट तो शायद नहीं मिलेगा, बाकी दूसरा कोई मिल जाएगा, सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन राजकोट में शायद नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा था जब मैं एग्जाम देके आया ना। तो फिर जब मतलब रिजल्ट आया तो मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने दो तीन बार तो मैंने वो रोल नंबर दो तीन बार सर्च मारा कि मेरा रोल नंबर सही है। सबसे पहले तो देखो, आपका एक तो गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे जॉब लेनी है, ये एम्स में मुझे जाना है, ये गोल आपका पहले क्लियर होना चाहिए। अगर गोल ही क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। फिर दूसरी बात को, आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, उसका टाइम टू टाइम रिवीजन तो करना ही है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। आपने जितना भी पढ़ लिया, वो 10 किताबें भी पढ़ ली हो ना, तो वो भी कुछ काम का नहीं है। आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना ही है बस। अब एक वीडियो मैंने देखी थी तो मुझे लगा कि चलो देखना चाहिए पूरा। तो मैंने सबसे पहले वो आपका ही वीडियो देखा था। फिर उसके बाद वो नॉर्थ से डेट में वो बाइक का रैंक आया, उसका वीडियो देखा मैंने। फिर मैंने वो आपकी एडवांस सीरीज है ना, वो तो पूरी देख ली है यूट्यूब पे। फिर मैंने अभी ये नॉर्चर 9 के अभी 2 महीने पहले मैंने टेस्ट सीरीज लिया था। ओके। और वो मतलब रोज टेस्ट टेस्ट देता ही था मैं रेगुलरली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदेश कुमार और आज हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है उसकी जो रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैंक है। पूरी नोट सेट के अंदर इनकी 48 जो रैंक है वो प्राप्त की इन्होंने नोट सेट 9 के अंदर। और आपको भी पता है कि अंडर 100 रैंक जो प्राप्त करना इतना टफ काम होता है, और इस बच्चे ने 48 रैंक प्राप्त की है। हम इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रेटजीज के बारे में कि किस प्रकार से इन्होंने इतनी अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त की है। क्या इन्होंने पढ़ा, कैसे पढ़ा, कैसे रिवीजन किया, कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो यूज़ की, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उन सभी स्ट्रेटजी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने इतनी अच्छी रैंक जो है वो प्राप्त की है। थैंक यू सर। अब मैं चाहूँगा कि राहुल आप अपना ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है वो अपने सभी छोटे भाई बहनों और जितने भी जो दोस्त हैं आपके जो जो एस्पिरेंट हैं उन सबको दो। मेरा नाम राहुल परमार है। मैं गुजरात से हूँ, पालनपुर गुजरात से हूँ। मैंने नर्सिंग अहमदाबाद से की थी। और 2018 में मैंने पास पास आउट किया था नर्सिंग। फिर प्राइवेट में जॉब की थी 3 4 साल। फिर अभी पिछले 1 साल से मैं तैयारी कर रहा था नॉर्सेट की। मतलब नॉर्सेट 8 में तो हो गया था मेरा, लेकिन वो रैंक बहुत ज्यादा आई थी, दूर का आया था, तो फिर ज्वाइन नहीं किया था मैंने। और अभी ये नॉर्सेट 9 में 48 रैंक आई है, तो अभी मुझे मेरा जो एम्स मुझे चाहिए वो मिल जाएगा मतलब। आपका भी और सेम रामसी की तरह ही है प्रॉब्लम। जो रामसी है उसको भी यही दिक्कत थी कि रामसी भी यही हम्म, चाहते थे, जो फर्स्ट रैंक आए थे, आई थिंक आप उनको जानते होंगे। वो भी गुजरात हाँ से थे, पता है। हाँ। उनका भी जो मेन जो हम्म, प्रॉब्लम वो था वो यही था कि वो जो उनको भी राजकोट जो एम्स है वही चाहिए था, और वही सेम आपको भी चाहिए। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे टीएनसी फैमिली के बारे में आपको पता लगा, कैसे टीएनसी नर्सिंग क्लासेस के बारे में आपको पता लगा। मैंने यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी, एडवांस सीरीज वाली की। एक वीडियो मैंने देखी थी तो मुझे लगा कि चलो देखना चाहिए पूरा। तो मैंने सबसे पहले वो आपका ही वीडियो देखा था। फिर उसके बाद वो नॉर्से डेट में वो बाइक का रैंक आया, उसका वीडियो देखा मैंने। फिर मैंने वो आपकी एडवांस सीरीज है ना, वो तो पूरी देख ली है यूट्यूब पे। फिर मैंने अभी ये नॉर्चर 9 के अभी 2 महीने पहले ही मैंने टेस्ट सीरीज लिया था वो। ओके। और वो मतलब रोज टेस्ट टेस्ट देता ही था मैं रोज डेली। तो और मैं ये एडवांस सीरीज से तो मुझे मतलब बहुत फायदा हुआ है। टेस्ट सीरीज का आपको बहुत फायदा हुआ है, तो मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि राहुल, आप जब टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की तो आपकी जो यूजुअल हाँ, जो रैंक है वो कितनी रैंक आती थी आपकी। वो तो रैंक मतलब कई बार तो बहुत ज्यादा आती थी, मतलब 4 हजार 5 हजार, कई बार 500 के अंदर भी आता था। तो जो तो रैंक ऐसा जो आप, फिक्स नहीं था, कई बार मार्क्स मार्क्स भी कई बार उसमें 40 50 मार्क्स ही आते थे, कई बार ओके, 70 80 भी आ कई जाते बार थे। 70 80 भी आ जाते, तो वो पेपर के अकॉर्डिंग वो हाँ, करता था कि जो पेपर है वो ठीक कैसा है, टफ आ रहा है हाँ। या सिंपल आ रहा है। अब मैं आपको सीधा जो टेस्ट सीरीज में, जैसे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार जो बच्चे हैं वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं जब टेस्ट सीरीज के अंदर उनके जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं। तो हम्म, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहा करो आप, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, और आपको कैसे भी हो बट आपको जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है और डेली टेस्ट देने हैं। अगर आप डेली टेस्ट देते रहोगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। एनालिसिस जरूर करो पेपर को, जो भी पेपर देने के बाद में बिना एनालिसिस के अगर आप टेस्ट देते हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं और फिर आप उनको सही नहीं कर रहे हो, आप उनको देख नहीं रहे हो, तो फिर उसका क्या फायदा होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल, आपने वहाँ पर जो मेन जो हमारा प्री और मेंस का जो एग्ज़ाम है नोट सेट का,
तो उसमें आपने कितने हम्म। क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए आपके, प्री और मेंस दोनों में बता दीजिए आप। मैंने प्री में 89 अटेम्प्ट किए थे। उसमें से 68 मेरे सही हुए थे, 21 रॉन्ग हुए थे। ओके डियर। और और मेंस में मैंने 157 अटेम्प्ट किए थे। उसमें से 123 सही हुए थे और 34 रॉन्ग हुए थे। 24 रॉन्ग हुए थे, आपने क्वेश्चंस काफी अटेम्प्ट किए, हम्म, मतलब देखा जाए तो, है ना। हाँ, अटेम्प्ट अटेम्प्ट थोड़ा ज्यादा कर दिया था। हाँ, मैं बच्चों को हमेशा अटेम्प्टिंग पे यही बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि मतलब 3 में से भी सही है तो भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप। हाँ, अगर चारों ऐसा लगे कि नहीं है तो नहीं हम्म, अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है ना, तो उस हिसाब से आपको फायदा ही मिलता है जाके। हम्म, कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि जो 120 इतने अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर वो कट ऑफ पे भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी इतनी भी वही सही तो। नहीं होती। और दूसरी बात, बच्चों को ये लगता है कि 100% जो आते हैं ना वही हम करें। तो ऐसा कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन नहीं होगा इस दुनिया में। सब कितना भी टॉपर होता है हम्म, ना, उसको भी लास्ट में जाके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो सारे आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो उनको दिमाग लगाना पड़ता है कि इन दोनों में से एक होगा, तो उनको अटेम्प्ट करते हैं और उनमें फायदा भी मिल जाता है हमें। तो ऐसे ही होता है। अब मैं आपसे राहुल ये जानना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो पढ़ी हैं अब तक नर्सिंग की प्रिपरेशन में। मैंने टारगेट हाई पढ़ी है, फिर PR यादव वॉल्यूम 2 और सौंदर्य, ये सॉन्डर्स 3 बुक पढ़ी ही है, पढ़ी है। और मोस्ट भी आपने यूट्यूब से देखा है। मोस्टली हाँ, वो मैंने आपकी वो सीरीज देखी, उसके बाद मैंने वो MCQ वाला वो जो PDF था ना मेरे पास, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसकी फिर प्रैक्टिस करता रहता था मैं। कई बच्चे मुझसे भी पूछते रहते हैं कि सर आपकी जो एडवांस सीरीज की जो क्लासेज हैं वो काफ़ी लंबी क्लासेज हैं, बहुत सारे मतलब आपके लंबी लंबी जो क्लासेज आती हैं टाइम लग जाता है। तो आप कैसे पढ़ते थे उन क्लासेज को, और आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि ऐसे जो एडवांस सीरीज की जो क्लासेज हैं वो लेनी चाहिए। मैं तो सर देखो, वैसे शुरुआत से स्टार्ट करता था ना तो पूरा क्लास ही देखता था, ऐसा नहीं कि बीच में थोड़ा कट कर दिया, फॉरवर्ड करके देख लिया। हाँ, थोड़ा स्पीड, कभी थोड़ा स्पीड बढ़ा देता था। लेकिन अभी एक वीडियो मैंने चालू किया तो वो पूरा देख के ही खत्म करना है बस। मैंने एडवांस सीरीज में बस वो न्यूट्रिशन वाला जो पोर्शन है ना वही नहीं देखा। क्योंकि ओके मैंने न्यूट्रिशन रिसर्च ये सब पढ़ा ही नहीं है आज तक तो। रिसर्च भी नहीं पढ़ी कभी, माइक्रोबायोलॉजी अलग से नहीं पढ़ा, फार्मेकोलॉजी भी कभी अलग से पढ़ा ही नहीं है। मैंने जो मेजर जो जो 6 सब्जेक्ट है हमारे, उस पे ज्यादा फोकस किया था। ओके, तो आपने जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़े, उनके बिना ही आपने हाँ, वो मैंने तैयारी करके एग्जाम बिल्कुल दिया है। बिल्कुल नहीं पढ़े। देखो कितनी बड़ी रिसर्च बात तो है आज ये। मैंने बिल्कुल एक पेज भी नहीं खोला रिसर्च कर दो इनकी। ये देखो दोस्तों कितनी बड़ी बात है ना जो ये दोस्त बता रहे हैं कि मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर आप अपने मेजर जो सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट है, अगर आप उनको बहुत अच्छा कर लो ना तो मेजर जो पोर्शन है उसी में से आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं पढ़ना चाहिए, अगर आप इफ यू हैव टाइम तो आपको पढ़ना चाहिए, और अब टाइम नहीं भी है तो आप 6 सब्जेक्ट को अपना इतना अच्छा बना लो, बाकी के जो सब्जेक्ट हम्म, उनमें से जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से इतने आते नहीं हैं। तो एक नॉन नर्सिंग पार्ट जो होता है उसके लिए आपने प्री में कैसे तैयारी की थी, क्या पढ़ा है आपने नॉन नॉन नर्सिंग के लिए। नर्सिंग नॉन नर्सिंग में मैंने सिर्फ रीजनिंग की ही तैयारी की थी, और ओके, मैथ्स के कुछ टॉपिक मैंने बस वो किए थे। यूट्यूब से बाकी देखे हैं जीके आपने वगैरह या मैंने, कैसे कैसे तैयारी की हाँ है, बच्चे जीके जानना वगैरह चाहते तो हैं। यूट्यूब से ही मैंने उसकी तैयारी की थी, रीजनिंग वगैरह की। रीजनिंग और मैथ्स के तो कुछ 3-4 टॉपिक जो थे कि उसके क्वेश्चन आते ही है। बाकी जीके तो मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक, और करंट अफेयर्स के मैं पिछले 2-3 महीने की वीडियो देख के जाता था बस। मैं दोस्तों मैं भी आप लोगों को यही बताता रहता हूँ कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि सर क्या करें क्या करें। मैथ रीजनिंग है ना इतना बड़ा पोर्शन नहीं है और इतने बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं आते। जीके में तो ये है कि जीके तो किस्मत पे भी काम करती है थोड़ी सी। जीके में तो आपको पता है कि अथाह भंडार है, जीके का कोई अंत नहीं है, हम कितना भी पढ़ ले उतना ही कम है। लेकिन ये मैथ रीजनिंग के अंदर किसी आप कुछ टाइम। हाँ सेलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ लो। प्रॉफिट लॉस हो गया, ऐसे ही कुछ सेलेक्ट कर लो मैथ में और कुछ रीजनिंग में सेलेक्ट कर लो और उनको लिख लो, और फिर उनकी जो प्रिपरेशन है वो आप करो। और बहुत ज़्यादा भी टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोचो, क्योंकि उसके नंबर तो जुड़ते नहीं है। मेंस में जो आपकी कट ऑफ जाती है उसके आधार पे आपको एम्स मिलता है। प्री में जस्ट आपका ये फोकस होना चाहिए कि मेरा जो प्री है ना वो क्लियर होना चाहिए। मेन ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। तो एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जो ट्रेंड है राहुल वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपको भी पता है कि जैसे कई सारे हाँ, कम्युनिटी के नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं। कम्युनिटी में पहले हमारी नर्सिंग में हाँ। कभी भी नए प्रोग्राम्स नहीं पूछते थे। पुराने जो प्रोग्राम्स है, लेप्रोसी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो गया, ऐसे प्रोग्राम्स आते थे। आजकल तो जस्ट हम्म, आया है 5-6 महीने बाद भी क्वेश्चंस आ सकता है। ऐसे ही जैसे आईसीयू के क्वेश्चंस आने लग गए, थोड़े ट्रोमा के जो क्वेश्चंस है वो आने लग गए, एनेस्थीसिया के क्वेश्चंस आने लग गए। इसके अलावा जैसे पॉइजनिंग वाले टॉपिक है फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर आता है, ये सभी भी आने लग गए। तो इनसे कैसे डील किया आपने, ऐसे चीज़ों को कैसे पढ़ा आपने, या सेम बस आपने मेन मेजर सब्जेक्ट पे फोकस किया।
नहीं, मैंने वो प्रोग्राम वाला तो जो आपका जो आपकी जो क्लास है प्रोग्राम वाले, ये तो मैंने कंप्लीट नोट बना के ही रखी है। उसके अलावा मैंने बाहर से पढ़ा ही नहीं। तो बाकी और तो जो बुक्स वगैरह में जो दे रखा था वही पढ़ा है। बाकी कम्युनिटी में ज्यादा मैंने वो किया नहीं, फोकस ज्यादा नहीं डाला उसमें। जो मतलब नॉर्थ एट मैंने दिया था तो मुझे पता चला था कि ऐसे प्रोग्राम्स के वगैरह क्वेश्चन उस टाइम पे ज्यादा आए थे। इस बार भी थे 6-7 क्वेश्चन थे प्रोग्राम्स वगैरह के। बाकी कम्युनिटी में इतना कुछ ज्यादा है नहीं वैसे तो। बट इस बार ये है कि थोड़ा हम टफ पूरी भी। तैयारी के साथ गए थे। अब हमने पहले से तैयारी कर ली थी। मान लो नोट सेट 8 में तो हमें हाँ। पता नहीं था कैसी चीज़ें होंगी। बट हमने कोशिश की थी हाँ कि इस नोट बार सेट हाँ। 9 के अंदर, हाँ, प्रोग्राम में जैसे भी जो भी क्वेश्चंस आए, हमने पूरी कोशिश की थी यूट्यूब पे पढ़ने की। एनएसथीसिया का भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी पढ़े थे। और किस्मत थी, भगवान का हाथ था कि उसमें से भी जो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आए हैं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल, बच्चों को ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना वो रिवीजन में आती है। बच्चे रिव्यू। रिवीजन करने से डरते हाँ। हैं, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो लो हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है जैसे पढ़ते जाऊँ आगे बढ़ता रहता हूँ, यार पीछे नहीं जाऊंगा, पीछे जाऊंगा और मैं भूल गया ना तो मेरा माइंड खराब हो जाएगा कि मेरी तो मेमोरी कम है। तो बच्चों को कॉन्फिडेंस लो रहता है। तो आप क्या एडवाइस दोगे बच्चों को रिवीजन करने की, कैसे रिवीजन करना चाहिए उन्हें? रिवीजन के बारे में तो मैं सर यही बोलूंगा कि जो मैं करता था, मेरा शेड्यूल रिवीजन का क्या था कि मैं हर 10 दिन में रिवीजन कर लेता था। मेरी जो भी नोट्स थी उसका तो मैं हर 10 दिन में रिवीजन कर लेता था। जैसे 10 दिन हुए उसका रिवीजन कर लेंगे तो बाकी कुछ नया पढ़ो या ना पढ़ो। और जो बुक्स वगैरह थी उसका मैं 15-20 दिन में एक बार रिवीजन कर लेता था। बट आप रिवीजन कंटिन्यू करते थे? मैंने हाँ, मैंने मेरी जो नोट्स बनाई हुई है उसको मैंने लगभग 10-12 बार रिवीजन कर दिया होगा ये 3 महीनों में। बोलो ज्यादा कई। से ज्यादा मैंने उस पर फोकस किया है। एग्जाम बोल के 2 दिन पहले मैंने वो सिर्फ रिवीजन ही किया है, बाकी मैंने कुछ नया न, 2 दिन पहले मैंने टेस्ट देना भी बंद कर दिया था। मैंने सिर्फ वो मेरी नोट्स थी उसका 2 दिन सिर्फ वही किया है, रिवीजन ही किया है। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कितनी बार रिवीजन करना चाहिए। तो ऐसे तो कोई डायरेक्टली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे बच्चा बता रहा है कि मैंने दस हम्म। बारह बार रिवीजन कर लिया, तो वो चीज़ें वो याद हो जाती हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट जो है ना वो याद हो हर जाती दस हैं। दिन में अगर आपने कर लिया ना रिवीजन तो फिर वो दिक्कत नहीं आएगी अब। हाँ, रिवीजन में ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जितना रिवीजन कर सकते हैं ना उतना करो। कोई नंबर तो कोई फिक्स नहीं कह सकते हम कि भाई 8 बार करोगे तो आप ये हो जाएगा। कुछ बच्चों को हाँ। मान लो कि हाँ ज़्यादा भी करने की जरूरत पड़ जाए, कुछ को कम भी करने की जरूरत पड़ जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितनी चीज़ें हैं। बट कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिवीजन करो कि आपको ऐसे सेंटेंस भी याद होने लग जाएं। देखो, रिवीजन का एक तरीका होता हम्म। है। कोई कहते हैं कि भाई रिवीजन क्या होता है सर, कैसे मतलब होता है? रिवीजन का ये तरीका होता है कि कोई भी सब्जेक्ट को आप कितनी जल्दी आप उसको खत्म कर पाओगे। जैसे आप मान लो कोई भी सब्जेक्ट को पहली हाँ। बार पढ़ोगे, आप उसमें 50 घंटे दोगे, फिर रिवीजन करोगे 25 घंटे दोगे, फिर 20 घंटे, फिर 10, फिर 5। एक टाइम आपको ऐसा आएगा कि आपको पता रहेगा कि मैं कहाँ भूलता हूँ चीज़ों को, और आप पेज ऐसे चेंज करोगे, ऐसे चेंज करोगे, ऐसे चेंज करोगे, और आपको पता रहेगा यहाँ गलती होती है। तो आप पूरा जो सब्जेक्ट है ना उसको 1 से 2 घंटे में भी रिवाइज कर सकते हो। ऐसा इस लेवल पे आ जाओगे जब आप 10 से 12 बार रिवीजन कर लोगे। सही कह रहा हूँ राहुल मैं? आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ। मैंने आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। रिवीजन तो करना ही चाहिए। कुछ नया पढ़ो या ना पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ा है ना वो परफेक्ट होना चाहिए बस। हाँ। एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप जैसे टीएनसी के जो टेस्ट देते थे, टेस्ट देने के बाद में जो बच्चे हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इनको एनालिसिस कैसे करें, कितना टाइम दें, तो आप कैसे टेस्ट को देने के बाद में एनालिसिस करते थे? टेस्ट देने के बाद मैं क्या करता था कि जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए और जो मुझे नहीं आए कि अटेम्प्ट नहीं किए मैंने, वो सारे मैं एक नोटबुक में लिख देता था। सब एक 1 लाइन में लिख देता था कि ये क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है, ये मुझे नहीं आया तो किस वजह से नहीं आया। ये मैं सब पूरे लिख दे। जैसे मेरे 50 क्वेश्चन मेरे तो लोग मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, गलत हो गए, 50 सही हुए। तो वो जो गलत हुए जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए वो सब मैं लिख के ही रखता था। और उसका भी फिर रिवीजन करना ही पड़ता है टाइम टू टाइम। ये सबसे जरूरी चीज है। आपको टेस्ट का अगर आप एनालिसिस करोगे तो अच्छे से एनालिसिस करो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर चारों आंसर, चारों जो ऑप्शन हैं वो लिखते हैं, फिर नीचे आंसर लिखते हैं, तो वो बहुत मतलब बड़ा हो जाते हैं नोट्स भी। फिर आप उनको बाद में रिवाइज हाँ वो करोगे ना बड़ा तो हो फिर वो जाता है। रिवाइज नहीं हो पाएंगे। तो जो राहुल ने जो टेक्निक बताई है वो रियली बहुत अच्छी टेक्निक है। मैं भी इसी को मानता हूँ, इस चीज़ को। और मैं आपको कई बार बताता भी हूँ कि जस्ट मतलब एक ऐसा सेंटेंस आप बनाओगे कि उस सेंटेंस में ही आपका क्वेश्चन भी रहेगा, और उस सेंटेंस में आपका आंसर भी रहना चाहिए। ताकि क्या हो कि आप एक एक सेंटेंस से दो सेंटेंस में अगर मान लो एक क्वेश्चन बनाओगे ना, तो जब बाद में आप जब रिवाइज करोगे ना तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, और आप जल्दी जल्दी इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। एक मैं राहुल ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, जो आपको लगता था कि यार इसमें पढ़ने में मजा आता है, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको लगता था कि यार ये थोड़ा सा डिमोटिवेट?
है, पढ़ने का मन ही नहीं करता। जब मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तब मुझे साइकिट्रिक मुझे सबसे वो बोरिंग लगता था, मतलब कि ये पढ़ना ही नहीं है, वैसे मेरे लिए ऐसा लगता था पहले मुझे। अच्छा। लेकिन अभी जो साइकिट्रिक है वो मतलब मेरा अभी सेकंड फेवरेट है। फर्स्ट नंबर पे तो ओबीजी आता है, ओबीजी मेरा फेवरेट है। ओबीजी का अभी 10 क्वेश्चन आ गए तो 8 तो मैं सही कर ही लूंगा। आज के टाइम में मैं ओबीजी यही के। देख रहा हूँ कि जैसे बच्चों के अंदर है ना, ओबीसी जो सब्जेक्ट है ना वो फेवरेट बनता ही जा रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ। अब बच्चे यूट्यूब पे भी जब ये इंटरव्यूज जब आते हैं तब आप देखना, मैं जिस भी बच्चे से बात करता हूँ ना, तो ज़्यादातर बच्चों को जो ओबीजी ना वो अच्छा लगता है। ओबीजी में क्या होता है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तरीके से पढ़ा है ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा वो आपका। एमएसएन में हाँ आप चाहे अनलिमिटेड कितना भी पढ़ लो, कोई लिमिट नहीं है। हाँ। पढ़ने के बाद भी जो जो क्वेश्चन है ना वो आपके उसमें गलत होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ओबीजी इतना अच्छा है कि ओबीजी में गलत होने के चांसेस आपके नहीं होते हैं, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते तो। एक राहुल, आप मुझे ये बताओ कि जैसे नोट सेट 8 के अंदर आपकी लगभग 1500 के करीब रैंक आई है, और आप अब की बार हाँ 48 रैंक पे पहुंच गए, तो क्या हाँ। स्ट्रेटजीज आपने चेंज की? क्या आपने अंदर आपने डिफरेंसेस लाए कि आप मैंने उस रैंक से इस रैंक पे आए? नॉर्सेट एट में जब मैं उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया था, जब उधर उधर से जब वापस आया ना, तब मैंने वो आपका वीडियो देखा था एडवांस सीरीज वाला। उसके बाद मैंने फिर आपकी वो एडवांस सीरीज देखी और टेस्ट सीरीज ली, बस वही दो चेंज चेंज किए हैं मैंने। बाकी तो वो जो मेरा पुराना जो बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह थी वही वही पढ़ता था मैं। ये दो चेंज ही मैंने किए थे बस। बाकी और कुछ नया पढ़ा नहीं, और कुछ नया खोला नहीं। पुराना जो मैंने 3 किताबें और नोट्स। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, कई बार बच्चों को राहुल ऐसे लगने लग जाता है कि पता नहीं बार बार एडवांस सीरीज के बच्चे हैं ना बहुत सारा नाम लेते हैं। आप भी देखते होगे जो भी वो आते हैं, जितने भी स्क्रीनशॉट्स आते हैं बच्चों के, तो कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ये प्रमोशन वाला सिस्टम तो नहीं है। तो मैं तो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। मैं तो राहुल से भी आज पहली बार ही बात कर रहा नहीं हूँ। हमने तो उसका क्या मेथड हो सकता है नहीं। कि बच्चों को पता लग जाए प्रमोशन नहीं है? तो भाई उसका ये तरीका, आप वीडियोस जाके देखो। अगर आप एक बार हाँ, कम्युनिटी उसके के, लिए उनको वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो देखनी तो आपको पड़ेगी खुद और पता लग एग्जाम जाएगा देनी कि मतलब क्या पड़ेगी। डिफरेंसेस आते हैं उस चीज़ से। जैसे आप ज़्यादा नहीं तो मेरे कहने से एक बार कम्युनिटी के जो प्रोग्राम्स हैं उसकी 167 टू 170 तक, वो शायद 168 है या 167 से लेकर 170 तक वीडियोज हैं। उन वीडियोज़ को आप एक बार देख लो, फिर आपको खुद को पता लग जाएगा कि कहाँ आपसे नोट से टेट में गलती हुई थी। जो हाँ। हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ के गए थे, कहाँ हमने ऐसे माइंड लगाया था। मतलब कई बार क्या होता है कि जब हम ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं तो भगवान भी हमारी सुन लेता है। जैसे हमने मिनिस्ट्री वाला जो था ना, वो मैंने पढ़ाते टाइम बोला था कि मैं ज़्यादा मिनिस्ट्री नहीं बताऊंगा, बट बस मुझे ये लग रहा है कि यार ये पोर्शन वाला आ सकता है, पता नहीं क्या लग रहा है मुझे, क्योंकि हाँ। इसका चांस है। और हम्म। वो ऐसा बैठा कि सच में वो मतलब वही आया, और हमने पूरे प्रोग्राम में कहीं मिनिस्ट्री पढ़ी ही नहीं हमने। हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि किसी और किसी प्रोग्राम में मैं मिनिस्ट्री बताऊं और वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये है, आप इसको पेड प्रमोशन न माने, क्योंकि मुझे खुद को भी बुरा लगता है कि जब बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार ये स्टूडेंट्स को कहलाते होंगे कि एडवांस सीरीज के बारे में बोलो। दूसरी बात, एडवांस सीरीज बिल्कुल फ्री है। हम इसका प्रमोशन करने का भी हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है कि भाई हमें कोई पैसे मिल जाएंगे एडवांस सीरीज आप देखोगे तो, है ना। और हमारे यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन भी नहीं है कि आप हमारी वीडियोस देख लोगे तो यूट्यूब से पैसा आ जाएगा, तो वो चीज़ भी नहीं है। तो आप एक बार जाके जरूर इसको देखो, तो हो सकता है आपको फायदा मिले, भगवान करे आपको फायदा ही मिले। मैं तो यही कहूँगा। जब आप एग्जाम सेंटर से राहुल बाहर आए, और बाहर आने के बाद मेंस के हम्म। अंदर बात कर रहा हूँ मैं, प्री का तो चलो ठीक है। तो हाँ। मेंस के अंदर जब बाहर आए तो आपको क्या लग रहा था कि क्या होगा, मतलब इस पेपर में क्या आप कितनी रैंक तक आप चले जाओगे? आपको क्या लग रहा था, सच बताना एकदम। देखो सर, मेरा गोल एम्स राजकोट था। ठीक है। जब मैं बाहर आया तो मुझे ऐसा लगता था कि एम्स राजकोट तो शायद नहीं मिलेगा, बाकी दूसरा कोई मिल जाएगा, सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन राजकोट में शायद नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा था जब मैं एग्जाम दे के आया ना। तो फिर जब मतलब रिजल्ट आया तो मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने 2-3 बार तो मैंने वो रोल नंबर 2-3 बार सर्च मारा कि ये मेरा रोल नंबर सही है कि अच्छा। चलो, नहीं। बहुत हाँ। सच बताया आपने। देखो, तो दिल की बात है वही बताई आपने, ऐसा नहीं कहा कि मुझे पहले से लग रहा था। वे बिल्कुल मतलब दिल जीत लिया आपने ये बता के, बहुत अच्छा लगा। मुझे मुझे ऐसा लगता था कि नागपुर में या तो दिल्ली में हो जाएगा, ऐसा मुझे वो लग रहा था। कि राजकोट का मुझे डाउटफुल लग रहा था कि होगा नहीं होगा, क्योंकि राजकोट में क्या थोड़ा हाई रहता है वो उसका। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप दो तीन ऐसे सेंटेंस में पूरा मतलब समराइज कर दो कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो नए जो एस्पिरेंट हैं, कि भाई ऐसे पढ़ो हम्म। तो आप भी मेरी वाली जो रैंक है वो प्राप्त कर सकते हो। क्या करना चाहिए उनको? बस 2-3 सेंटेंस में आप पूरा समराइज कर दो कि भाई ऐसे चलो आप,
तो आप भी मेरी वाली जगह पे अगली बार बैठे रहोगे। सबसे पहले तो देखो, आपका एक तो गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे जॉब लेनी है, ये एम्स में मुझे जाना है, ये गोल आपका पहले क्लियर होना चाहिए। अगर गोल ही क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। फिर दूसरी बात को, आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, उसका टाइम टू टाइम रिवीजन तो करना ही है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। आपने कितना भी पढ़ लिया हो, 10 किताबें भी पढ़ ली हो ना, तो वो भी कुछ काम का नहीं है। आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना ही है बस। और जैसे एग्जाम आता है तो टेस्ट सीरीज तो मतलब 2 महीने पहले तो देना ही है। मिनिमम 2 महीना तो चाहिए ही इसके लिए। और रिवीजन बस, मेरी तो यही स्ट्रेटजी थी कि मैं रिवीजन ज्यादा से ज्यादा मैंने किया है उसकी वजह से। क्योंकि मैं जब एग्जाम देने जब जाता था, गया था तब, तो वो जो क्वेश्चन आता था ना, तो मुझे वो पेज याद आ जाता था कि इस साइड के पेज में ये लिखा हुआ था, इस साइड के पेज में ये लिखा हुआ था। ऐसा मतलब वो फोटो आ जाता था दिमाग में। मतलब बार बार रिवीजन करने से ही होगा। कम पढ़ो, लेकिन जो जितना पढ़ा है ना उसका वो आप परफेक्ट वो करना पड़ेगा उसमें। आपकी सोच जो है काफ़ी मतलब मेरे से मिलती है, मैं भी इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ। और आपने शायद एडवांस सीरीज देखी होगी, तब मैं कभी कभी मैं बाहर निकलता हूँ। मैं ज़्यादातर तो टॉपिक पे ही रहता हूँ, बच्चों को बोर ही कर देता हूँ। बट मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं रिवीजन के बारे में ज़रूर बोलता हूँ बच्चों को कि रिवाइज हाँ। रिवाइज करो। रिवीजन जरूरी है। और दूसरा, चाहे आप कम पढ़ो लेकिन टॉपिक को पढ़ो अच्छे से। चाहे आप कम टॉपिक हम्म, पढ़ो, बट जो टॉपिक पढ़े हैं ना वो ऐसे पढ़ो कि उससे बाहर नहीं आए। ऐसा मतलब डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ना है। एडवांस सीरीज में के पॉपुलर होने हाँ। का, बच्चों के अंदर इतना प्यार देने का मेन रीजन यही है कि हमने कोई भी चीज़ पढ़ी है ना। चाहे मैंने ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप यूट्यूब पे जाके देखोगे ना, आपको एक एक हजार घंटे की भी वीडियोज मिल जाती हैं। वो सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई खराब पढ़ाता है। बट हमारी वीडियो जितनी ज़्यादा नहीं है, आपको भी पता है कि मेरी जो एडवांस सीरीज की वीडियो लगभग 180 वीडियो हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है। बट उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि हमने जो भी टॉपिक पढ़ा ना उसको फिर डिटेल में पढ़ा। हमने सोचा कि भाई इसी चीज पढ़नी है, तो फिर उसको ऐसा पढ़ा कि अब इससे बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। मैन्यूअर पढ़े तो फिर ऐसे पढ़े कि भाई अब इससे बाहर नहीं आए कोई भी। हमने कोशिश की, मतलब आता है ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कभी नहीं आता, आ भी सकता है। हम्म, बट ये है, जैसे कैंसर ऑफ सर्विस के हमने टॉपिक पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, इनफर्टिलिटी का टॉपिक पढ़ा, मतलब इतना डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, कई बच्चों को मेरे पे भी शक होने लग गया कि सर यार इतना डिटेल में मत पढ़ाओ, आप तो 3 3 घंटे ले लेते हो एक ही टॉपिक के। बट ये है कि देखो, आप 1 घंटे कैंसर ऑफ सर्विस पढ़ोगे तो, और उसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो आपका 1 घंटा खराब होगा। इससे अच्छा आप उसको 3 घंटे पढ़ लो, कम से कम से बाहर आने का रिस्क तो नहीं रहेगा ना। तो चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ो, ये सबसे सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अब राहुल, मैं आपको मौका देना चाहूंगा कि आप अपनी जो ये जो जीत है, अपने दोस्तों को या अपने माता पिता जिनको भी आप डेडिकेट करना चाहो कर सकते हो, ताकि आप उनको वीडियो भेजो तो कहो देखो मैंने आपका नाम लिया है। मैं तो इसके पीछे अगर मेरे पापा का ही वो सबसे बड़ा वो बलिदान है। क्योंकि मैं जब अहमदाबाद में जब मैं प्राइवेट में जॉब करता था, तो मेरे पापा मुझे पिछले मतलब 1 साल से मुझे कह रहे थे कि जॉब छोड़ के घर पे आ जा, तैयारी कर। फिर मैंने एक दिन घर सब जॉब वॉब छोड़ के घर चला गया और 1 साल तैयारी की। मतलब ये, इसके पीछे अगर कोई किसी का हाथ है तो वो मेरे पापा का ही है बस। क्योंकि वो उन्होंने ही मुझे बार बार फोर्स किया था कि जॉब छोड़, वो घर पे आ जा, वो तैयारी कर। बाकी अहमदाबाद में वैसे प्राइवेट जॉब थी, मजे थे, तो मजे मजे में 3 4 साल निकाल दिए। लेकिन फिर बाद में तो लेट मतलब अभी लाइफ सेट है मतलब। लेट हुआ लेकिन ठीक है। अंकल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो आपको इस प्रकार से प्रेरित किया और आप इस मोड़ पर आए। मैं और भी बच्चों को बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से भी कि देखो बच्चों, प्राइवेट जो जॉब है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जो जॉब है ना, वो एक मीठा जहर होता है। वो एक ऐसा जहर होता हाँ। है कि उसे तो छोड़ने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं, आप सोचते हो यार ये छूट गया तो पैसे चले जाएंगे। बट बस मैं आपसे एक क्वेश्चन हमेशा, मैं बच्चों मेरे से बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर जॉब ज्वाइन कर लें क्या, या 6 महीने और प्रैक्टिस कर लें, तो मैं उनको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, देखो भाई फाइनेंशियल जिसकी हालत बहुत ख़राब है उसके लिए तो अलग मैटर है कि भाई उनको तो ज्वाइन करना ही है, उनको तो मेरे कहने से कोई, मैं तो उनको सैलरी दे नहीं पाऊंगा, तो वो बेचारों को तो करना ही है। लेकिन थोड़ा भी अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है ना, तो आप जरूर जरूर पहले अपनी तैयारी पे पूरा कंसंट्रेशन करो। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जॉब कहीं नहीं जाएगा। प्राइवेट कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है कि ये भाई तो वो है। फिक्स बैठी है। आपको सब कुछ हार जाओगे ना, भगवान ना करे आप कभी हारो, आप जीतो, तो भी प्राइवेट जॉब वहीं रहेगा। और उसको कभी भी आप किसी भी उम्र में जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले का टाइम और आज का टाइम बहुत चेंज हो गया है दोस्तों। पहले हम है ना जॉब करते करते भी सेलेक्ट हो जाते थे, बट आजकल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सेलेक्ट हो सकते, बट जो नए जो बच्चे हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, टेस्ट हो गए हैं, उनका टेस्ट के लिए टाइम देना, फिर रिवीजन के लिए टाइम देना, नया कंटेंट पढ़ना, तो
वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करो पूरा मन से करो, एकदम ऐसा करो कि हाँ मुझे करना है तो करना है, और आपको जो जीत है वो जरूर मिलेगी। प्राइवेट जॉब के चक्कर में रहोगे तो उसी पे रह जाओगे, वो जो लालच है ना वो खत्म नहीं होता है, वो बढ़ता ही जाता है कि यार छोड़ो छोड़ो, और फिर हमारी जो उम्र है ना वो इतनी फास्ट निकलती है, टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब आप उस क्राइटेरिया से ही बाहर हो जाओगे, जो एज का जो क्राइटेरिया जो एम्स ने है वो बना रखा है। राहुल, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने थैंक यू बच्चों सर। को इस प्रकार से प्रेरित किया। बहुत सी जो सोच है आपकी वो मेरे से भी मिलती है, हम कई चीज़ों में एग्री करता हूँ मैं आपसे बिल्कुल। जैसे रिवीजन वाली जो स्ट्रेटजीज थी आपकी वो बिल्कुल सही थी, क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको मिस्टेक बुक बनानी है उसमें मैं बच्चों को वो बोलता हूँ। भगवान करे आप और आगे उन्नति करो, आप अपने जीवन में जो चाहो वो आपको मिले। फिर से आपसे कभी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।